गांधी विचार को फैलाने के लिए एक सर्वोदय का केंद्र बनाने के उद्देश्य से दी, जिसको सर्व सेवा संघ ने नकद रकम दे के खरीदा। आज जो हालात हैं इसमें किन्हीं कारणों से मौजूदा सत्ताधीश गांधी से घबराते हैं, गांधी और जयप्रकाश की विरासत पर हमला कर रहे हैं। और उसका सबसे ताज़ा प्रमाण बनारस के 1960-62 से बने सर्व सेवा संघ परिसर को बुलडोजर से ध्वस्त करना है। आज विपक्ष अपनी नींद से जागा है। जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसका नेता श्री राहुल गांधी, उन्होंने 3 महीने लगातार भारत की पदयात्रा करके जनता से जुड़ने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम जिनके साथ मौजूद हैं उनका नाम है आनंद कुमार। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये जेएनयू के विद्यार्थी भी रह चुके हैं और जेएनयू में इन्हें छात्र युवा संघर्ष समिति जो कि जयप्रकाश द्वारा बनाया गया था उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये जेएनयू के विद्यार्थी भी रह चुके हैं, साथ में ये सोशियोलॉजी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। जेएनयू में एमफिल किया था इन्होंने, उसके पहले उन्हें बीएचयू से एमए किया था, उसके बाद पीएचडी करने वो विदेश भी गए थे। साथ में इनके बारे में ये भी बता दें कि ये जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर भी रह चुके हैं और एक संपूर्ण क्रांति के लिए इन्होंने आह्वान भी बढ़ा था, 74 आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। तो इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है विमर्श न्यूज के प्रांगण में। विमर्श न्यूज़ को और आपको बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि पोस्ट डेटेड एरा जेपी की मूवमेंट के बारे में 74 से लेकर अब तक क्या बीता है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, 1974 से आज 2023 लगभग 5 शताब्दियाँ बीती हैं। इस बीच में भारतीय लोकतंत्र काफ़ी आगे बढ़ा और लोकतंत्र की ही कसौटी ये थी कि आपातकाल लगा था, जो तानाशाही थी, और वो ख़त्म हुई। वोट के बल पर वापस हमने अपने देश को लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ाया। उसके बाद 50 साल में जो सरकारें बनी बिगड़ी, उसमें कांग्रेस का, गैर कांग्रेसी दलों का, सबका अपना अपना मौका आया। लेकिन आज जो हालात हैं इसमें किन्हीं कारणों से मौजूदा सत्ताधीश गांधी से घबराते हैं, गांधी और जयप्रकाश की विरासत पर हमला कर रहे हैं। और उसका सबसे ताज़ा प्रमाण बनारस के 1960-62 से बने सर्व सेवा संघ परिसर को बुलडोजर से ध्वस्त करना है। 1960-62 के ही दौर में बनाए गए गांधी विद्या संस्थान को पुलिस की मदद से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंपना है। सर, मेरे को एक बात पता चली थी, ये ज़मीन जो थी गांधी जी के नाम थी, मतलब वहाँ, लेकिन इसको गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत गांधी जी से लेकर रेलवे को दे दिया गया। ये भी बात में सच्चाई है क्या? नहीं, ये ज़मीन आचार्य विनोबा भावे के आग्रह जो बुधा आंदोलन के और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर तत्कालीन रेल मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने गांधी विचार को फैलाने के लिए एक सर्वोदय का केंद्र बनाने के उद्देश्य से दी, जिसको सर्व सेवा संघ ने नकद रकम दे के खरीदा और वो उसके नाम दर्ज हुई। आज रेलवे विभाग अपने पुराने दस्तावेजों की अवहेलना उपेक्षा करके दावा करता है कि ये सरकारी ज़मीन है, जिसको चालाकी से संत विनोबा, जिन्होंने 45 लाख एकड़ ज़मीन इकट्ठा करके देश को बांटी, गरीबों को बांटी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी ईमानदारी की आज भी मिसाल मिलती नहीं है, इन सब लोगों ने धोखा किया। ये शर्म की बात है। अगर आपको इस ज़मीन पर कब्ज़ा करना है तो आप खुल के कहिए कि हम नादिर शाह के और इब्राहिम खिलजी के औलाद हैं और हम अपने से असहमत लोगों को ख़त्म करेंगे, उनके विद्या को, उनकी साधना को, उनके साहित्य को नष्ट करेंगे। आप ये दूसरी बात क्यों करते हैं कि हम बनारस के विकास के लिए सर्व सेवा संघ की ज़मीन को ले रहे हैं? ये 300 एकड़ में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसमें बनारस के उत्तरी छोर पर एक टूरिस्ट केंद्र बनेगा, 7 सितारा होटल बनेगा और वहाँ 2 नदियों का संगम है वाराणसी में, गंगा और गोमती का, वरुणा का। उस संगम को पर्यटन स्थल में बनाने का काम होगा। पर्यटन स्थल चाहिए, लेकिन वहाँ चाहिए जहाँ उजाड़ हो, बंजर हो, उदासी हो, मायूसी हो। वहाँ नहीं जहाँ की 60 साल से एक रोशनी का केंद्र बना हुआ है और जहाँ से देश को सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे का सबक मिलता है। सर, अगला सवाल मेरा यह है कि कहा जा रहा है कि देश की परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई है। सरकार जो भी चाहती है वो अपने, सरकार और संघ लोग कभी भी अपने हमले के तौर पर किसी भी चीज़ को वो पा लेती है, हड़प लेती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार का अपना एक बल होता है। चूँकि ये लोकतंत्र है तो सरकार के हर काम की समीक्षा भी होती है। एक समीक्षा तो अदालत में होती है, लेकिन अदालत के जज अगर डर जाए
जैसा बहुत से जजों ने कायरता दिखाई है, या मीडिया में होती समीक्षा तो मीडिया भी विज्ञापन और बाकी सब प्रलोभनों से एक अजीब किस्म की भूमिका निभा रहा है, जिसमें सरकार की गलतियों की अनदेखी कर रहा है। तब तीसरा बचा जन आंदोलन, और चुनाव का देश है, हर 5 साल पर चुनाव होता है। 1999 में पहली बीजेपी की सरकार आई थी, 4.5 साल चली और जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जबकि उसके प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। अभी तो जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें बीजेपी के शासन का चेहरा श्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी ने अपने छवि को बिगाड़ा है, गांधी पर हमला करके, गांधी के बारे में दोहरा आचरण करके, विदेशों में तो गांधी की प्रतिमा के आगे सिर झुकाना, और देश में गांधी विचार को फैलाने वाले केंद्रों पर हमला करना, उनको नेस्तनाबूद करना, ये जनता देख रही है। और जनता अपने समय पर अपने तरीके से 2024 के चुनाव में इसका जवाब भी देगी। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, तो इस पर आपकी क्या भूमिका, कैसा कहते हैं, ये एनडीए को मतलब कि पराजित कर पाएगी इस बार जो 2024 के इलेक्शन में? देखिए, ये तो सही बात है कि पिछले दिनों में श्री नरेंद्र मोदी अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनके सामने कोई विपक्ष नहीं था। आज विपक्ष अपनी नींद से जागा है। जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसका नेता श्री राहुल गांधी, उन्होंने 3 महीने लगातार भारत की पदयात्रा करके जनता से जुड़ने का काम किया है। वामपंथी दलों ने उनको पूरा समर्थन दिया है। क्षेत्रीय दलों में भी बहुत सारे दल 26 दलों के गठबंधन के रूप में इंडिया बना करके आगे बढ़ रहे हैं। ये जनता के लिए तो अच्छा है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। जनता के लिए अच्छा है इसलिए कि विकल्प मिल रहा है, लोकतंत्र के लिए इसलिए अच्छा है कि सरकार पर अंकुश लगाना विपक्ष का काम है। विपक्ष इस काम में अपने कई कमजोरियों के कारण विफल था। आज कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, क्षेत्रीय दल जगह हैं, जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए शुभ है। तो सर, आपके हिसाब से अगर इंडिया जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, जैसे आपने पहले देखा था, जब कांग्रेस हटी, इंदिरा गांधी जैसी एक दिग्गज प्रधानमंत्री थी, तो कांग्रेस के हटने के बाद जनता पार्टी की बहुमत में आने के बावजूद कौन प्रधानमंत्री बनेगा स्पष्ट नहीं था। श्री मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, कई दावेदार थे। आखिर में श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और जगजीवन राम जी और चरण सिंह जी उप प्रधानमंत्री बने। इसी तरह से एक समय ऐसा आया जब गठबंधन की राजनीति में श्री इंद्र गुजराल, जो किसी पार्टी के नेता नहीं थे, जिनका कोई जातीय आधार नहीं था, जिनका कोई दलीय आधार नहीं था, वो प्रधानमंत्री बने। फिर कर्नाटक के एक क्षेत्रीय नेता श्री देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। तो काफ़ी जल्दी वो हटा दी गई जी, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि देश में परिवर्तन अगर आएगा तो ये देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए शुभ होगा। तो आपका मानना है क्या कि 2024 में आप लोग सारे गांधी के फॉलोअर्स या फिर जेपी या विनोबा भावे के फॉलोअर्स इनको नतमस्तक कर देंगे मोदी से? कोई और रास्ता नहीं बचा, कोई और रास्ता नहीं बचा। आप हमारा घर तोड़ेंगे, आप हमारी किताबें फेंकेंगे, आप हमारे लोगों को गिरफ्तार करेंगे और हम आपका जिंदाबाद करेंगे। ये तो इन्होंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है और इसका प्रायश्चित इनको करना पड़ेगा। या तो ये बनारस का चुनाव क्षेत्र छोड़ के हटें, या बनारस की जनता इनकी इस हरकत के लिए देश की जनता के साथ मिलकर के कुर्सी से हटा दे। तो अभी 6-8 केस जो चल रहे हैं इनके, जैसा कि बात आपको पता होगा, सर्वशासन की ज़मीन को तोड़ दिया गया है, मकानों को तोड़ दिया गया, तो आप लोग केस किए हैं, तो केस में आप लोग क्या लगता है बीजेपी? हम लोगों को अदालत की निष्पक्षता पर भरोसा है। हम जिला अदालत में कई अरसे से एक मुकदमा लड़ रहे हैं। हमने अपने सबूत, अपने गवाह पेश कर दिए हैं। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, खाली चरित्र हनन है संत विनोबा का, जयप्रकाश नारायण का, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम का। देखिए न्यायालय क्या करता है। हम न्याय की प्रक्रिया को पूरा करेंगे और हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। तो जैसा कि प्रोफेसर आनंद कुमार जी का कहना है कि हम लोग के पास कोई चारा नहीं बचा है 2024 इलेक्शन में मोदी जी को परास्त करने के सिवा, और उनका कहना है कि कोर्ट कचहरी में हम लोग भी बहुत दिनों से हैं और हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं और हम लोग जीत के ही जाएंगे। और साथ में उन्होंने बहुत सी बातें विस्तार से कही 2 टूक शब्दों में, तो इसके लिए उनके हम लोग बहुत धन्यवाद कहते हैं। और अगली बार फिर अब इनसे किसी दूसरे मसले पर बातचीत करने के लिए आएंगे, तब तक के लिए इनको धन्यवाद कहते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।